हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइश बायोलॉजी। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, बट आई एम रियली सॉरी। आई वॉज ऑक्यूपाइड विद सम वर्क एंड इट वॉज रिलेटेड टू सम प्रायर कमिटमेंट्स दैट आई हैड मेड। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई हैड यूज्ड और मेरा टाइम टेबल क्या रहता था वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, राइट। सो सबसे पहले वील स्टार्ट विद कि सबसे पहले कि आई वॉज अ ड्रॉपर, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरी जो कोचिंग्स थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी फ्रॉम आकाश डिजिटल जनकपुरी से। टेस्ट सीरीज़ में मैंने नीट अड्डा के टेस्ट सीरीज़ लिए थे, AYNR टेस्ट सीरीज़। इसके अलावा आई वॉज enrolled in a personalized mentorship program, द PCB पॉइंट नाम करके एक mentorship प्रोग्राम है और मैंने वहाँ से लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप ली थी। तो ये 3 चीज़ें मैंने करी थी। इसके अलावा जो ये PCB पॉइंट मेंटोरशिप है, इनके खुद के टेस्ट्स भी होते हैं, तो आई डिड देम टू। इसका बस नीट अड्डा का AYNR टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया था, वो भी लास्ट के दिनों में था, अप्रैल एंड में था। ऑलराइट। और ऑनलाइन कोचिंग मैंने आपको बता ही दिया। तो मेजरली जो मेरा था वो यहीं से था, आकाश से ही था मेरा मेजरली। इसके ही मैंने मेजर जो टेस्ट्स दिए थे, AIATS हो गया, NBTS हो गया, इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़ हो गए। मैंने फाइनल टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए थे, उनकी जगह मैंने इंटेंसिव के टेस्ट सीरीज़ दिए थे, क्योंकि मैं इंटेंसिव बैच में थी, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि अभी कईयों को लग रहा होगा कि मैं इंटेंसिव बैच में थी तो इसीलिए हो गया सिलेक्शन। ऐसे नहीं है। मेरे पूरे बैच में जितना मुझे पता है 2-3 बच्चे और हैं जिनके अच्छा स्कोर आया, बाकियों का नहीं आया स्कोर। इनफैक्ट जो बच्चे मेरे से ज़्यादा ला देते, मैं तो फिर भी टॉप 10 में भी नहीं थी। मैं इस इंटेंसिव बैच में, हमारे 30 स्टूडेंट्स का बैच था, मैं टॉप 15 में भी कभी कभी आती थी। और जो बच्चे मेरे से ऊपर थे, रेगुलरली जो टॉप स्कोरर्स थे, उनमें से किसी के भी नहीं आए इतने मार्क्स। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंटेंसिव बैच में हो, आप नॉर्मल बैच में हो, उससे कोई भी ऐसे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा जब आपका नीट का एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है, सबका कंटेंट सेम है। आप कैसे उसको अप्लाई करते हो, कितना उसको रिवाइज़ करते हो, वो मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद जब भी मैं टेस्ट देती थी तो मैं OMR शीट साथ रखती थी, क्योंकि मेरे ऑनलाइन टेस्ट होते थे सारे। मैंने एक भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया लास्ट ईयर। तो OMR शीट जैसे फ़ोन में, टैब में, लैपटॉप में टेस्ट खोल लिया, साथ साथ OMR भी लेकर बैठ गए, टेस्ट में फ़िल करे, OMR पे फ़िल करे, और बस एक ही रफ़ शीट, क्योंकि नीट में आपको पूरा प्रॉपर ऐसे 4-5 पेजेस नहीं मिलता है रफ वर्क के लिए। मैक्स टू मैक्स लास्ट के जो पेजेस मिलते हैं ब्लैंक स्पेस, वो ही होता है। तो वो था। इसके बाद जो मेरा टाइम टेबल था, मेरा सुबह फ़िक्स था कि मैं, मतलब फ़िक्स भी नहीं बोल सकता है, बट ये था कि 7, 8, 9, लास्ट 9 AM था। इससे लेट मैं उठती नहीं थी। कभी कभी रेयरली ऐसे होता था कि मैं उठ गई उससे लेट, बट 9 वॉज द लास्ट डेडलाइन फॉर मी। और मैं सोती थी 12 to 1 AM के बीच में। वेकिंग अप, स्लीपिंग, ठीक है। इसके अलावा मेरी क्लासेस होती थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी डेली। क्लासेस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती थी, 4 घंटे की क्लासेस होती थी। और उसके अलावा मैं ट्राई करती थी कि 6 से 7 घंटा खुद से पढ़ लिया, ये मेरा रहता था। कभी कभी ऑफकोर्स मैं ज़्यादा पढ़ती थी, जैसे ये जो 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम है, बट
डेली मेरा होता था कि 1 से 2 घंटा अलग से मैं पढ़ती थी अपने फ्रेंड के साथ। हम दोनों साथ में ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करते थे, या कोई वीक टॉपिक हो गया उसको पढ़ लिया, या फिर कोई डाउट्स होते थे तो वो कर लिया। हम 2-3 दोस्तों का ग्रुप था, बट मेजरली मैं अपने एक ही फ्रेंड के साथ ये सब करती थी। तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी वाज लाइक कि मैं उसको पढ़ाती थी और वो पढ़ता था साथ में। तो उससे होता था कि मेरी जो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, कि मेरे दिमाग में फिर मुझे एक्चुअली रिकॉल होता था कि हाँ मैंने उसको ऐसे पढ़ाया था, और उसको भी अच्छे से आता था याद कि हाँ उसने ऐसे पढ़ाया था, इशिता ने ऐसे बताया था। तो वो दोनों का ही फ़ायदा था उसमें। अब आते हैं सोर्सेस पे जो मैंने यूज़ करे। फिज़िक्स के लिए आई यूज्ड आकाश के मॉड्यूल्स, आरएम। मैंने पूरे मॉड्यूल सॉल्व करे थे, सेक्शन ए बी सी डी सब सॉल्व किया था। और जो बैक एक्सेस मतलब सारे चैप्टर्स एंड होने के बाद एक 45 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है हर मॉड्यूल के एंड में, तो वो भी मैंने किए थे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के और बायो के। उसके अलावा मैंने क्लास नोट्स करे थे। मैंने ऐसे अलग से क्लास नोट्स नहीं बनाए थे, मैं अपने मॉड्यूल में ही ऐड करती रहती थी। जैसे टेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आया, कुछ आया, क्वेश्चन आया, वो मैंने मॉड्यूल में ऐड कर दिया। क्लास में सर ने कुछ मॉड्यूल से अलग बताया, या जो अब तक मुझे नहीं पता वो मैंने मॉड्यूल में ऐड कर दिया। क्योंकि मुझे हमेशा रहता था कि जब मैं लास्ट में आऊँगी, जब लास्ट के 1-2 महीने बचेंगे, तो रिविज़न के लिए जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे उतना मेरे दिमाग को स्ट्रेस होगा। तो मैंने पर्सनली ये एक ही सोर्स तक लिमिट करके चला था अपना सारा। इसके अलावा मैंने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी जो थी वो मैंने अपने लास्ट ड्रॉप में पढ़ी थी, इस ड्रॉप से पहले वाले ड्रॉप में। तो वो मैंने इतनी ज़्यादा ध्यान से पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और बाकी आकाश में जैसे टेस्ट सीरीज़ होते थे, NBTS, NRT, ये सारे जो थे ये एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, तो उससे भी वो हो जाता था, सफिशेंट था। क्लास में टीचर्स थोड़ा बहुत बता देते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे पर्सनली वो सफिशेंट लगा अपने लिए। बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगी कि एनसीईआरटी फ़िज़िक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आई कैन सजेस्ट कि आप प्रशांत सर को कंसिडर करें। उनका चैनल है यूट्यूब पे, नीट फिज़िक्स कोटा। मैंने इनके कुछ लेक्चर्स देखे थे लास्ट के महीनों में, और ये काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे थे। ये फिज़िक्स का था सारा। इसके अलावा वही टेस्ट सीरीज़ प्लस टेस्ट सीरीज़ थे। ये मेरा फिज़िक्स का था सारा। और मैं सोच रही हूँ इसके अलावा कुछ और भी मैंने किया था क्या फ़िज़िक्स में। नहीं, यही था फ़िज़िक्स में। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पर। फ़िज़िकल केमिस्ट्री लेते हैं पहले। इसमें भी आकाश के मॉड्यूल्स, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और इसमें एनसीईआरटी मैंने टू बी ऑनेस्ट पढ़ी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और मैं एक्चुअली रिग्रेट भी कर रही थी जब आखिरी का 10-1 दिन कुछ बच रहे थे। बट मैंने ट्राई ही नहीं करा उस टाइम पे भी। बट आई फील कि मुझे इतना कुछ नीट में इसने अफेक्ट किया नहीं था, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी गई थी नीट के एग्ज़ाम में। तो ये था। बट आई वुड डेफिनेटली आस्क यू कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जिनसे क्वेश्चन बना ही नहीं आज तक। खासकर जो पेजेस के नीचे ना अलग से एक्स्ट्रा नोट्स के टाइप में दिया गया है, वो भी आप पढ़िए। फिज़िक्स में भी ऐसे दिया गया है। ये सब मुझे लास्ट ड्रॉप से याद है, क्योंकि लास्ट ड्रॉप में मैंने सबकी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो इसलिए भी ये एक रीज़न था कि मैंने एनसीईआरटीज़ को इस साल इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में ऑलमोस्ट हो ही जाता था। इसके बाद इसके लिए मैंने कोई फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए यूट्यूब चैनल कंसिडर नहीं किया था। बट हाँ, मैंने PW के जो सुधांशु सर हैं, अच्छे से लिख देती हूँ मैं, उनके क्रैश कोर्स के कुछ वीडियोस देखे थे मैंने इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री के। तो यही था। मैंने सुधांशु सर के जो यकीन चैनल है, PW का एक यकीन
नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर इनका क्रैश कोर्स आया था। तो मैंने कुछ चैप्टर्स के वहाँ से लेक्चर्स देखे थे क्योंकि मुझे सही लग रहे थे। मुझे एनसीईआरटी और सुधांशु सर का मैंने देखा वो एनसीईआरटी सेंट्रिक भी पढ़ाते हैं, तो वो था। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनमें मैंने प्योरली एनसीईआरटी की थी। एनसीईआरटी की थ्योरी, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एंड मैंने इनके पीवाईक्यूज़ किए थे कब से कब तक, 2013 से प्रेजेंट। और इसके अलावा बस मैंने यही किया था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। बट इनका बस यही होता है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, रिलेट करें स्टोरी की तरह। जैसे मुझे अभी तक याद है पी ब्लॉक से मुझे काफ़ी डर लगता था, और मैंने जब इस साल जैसे पी ब्लॉक पढ़ा मैंने, तो एक बार के बाद ही मुझे वो इतनी ज़्यादा अच्छे से याद हो गया था। मैंने लास्ट ईयर पी ब्लॉक नहीं पढ़ा था, मैंने इनफैक्ट अपने 12th के बोर्ड्स में भी पी ब्लॉक नहीं पढ़ा था। और जब मैंने इस साल पढ़ा पी ब्लॉक, तो वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से याद हुआ था। रीज़न बीइंग कि मैं उसके, एक तो मैंने उसके मल्टीपल रिविजन्स किए थे, तो उससे तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा याद। दूसरा, मैंने उनको लिंक कर करके किया था कि लेट्स से अगर मैंने सल्फ़र डाइऑक्साइड पढ़ी, सल्फ़र डाइऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे या कुछ यूजेस देखे, वही यूज़ मुझे HNO3 के मिल गए, नाइट्रिक एसिड के मिल गए, तो ऐसे उनको रिलेट कर करके। उसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने प्योरली एनसीईआरटी करी थी, और मैंने पीवाईक्यू टेस्ट कर रही हूँ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करे थे 2013 से प्रेजेंट। इसमें मैंने आकाश के मॉड्यूल करे थे, सेक्शन A, B, C। ए तो होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये 15-20 क्वेश्चंस होते हैं मैक्स। सी होता है पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यूज़ का मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से कहाँ तक किए थे मैंने। और सेक्शन बी होते हैं कि थोड़े से अलग क्वेश्चंस जो बन सकते हैं चैप्टर से, बट इसमें मैंने ध्यान रखा था कि जो एनसीईआरटी सेंट्रिक क्वेश्चंस मुझे नहीं लगते थे वो मैं करती नहीं थी सेक्शन बी से। तो मतलब सेक्शन बी के एंड में अगर सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैक्स 50 क्वेश्चंस ही हो पाते थे, नहीं तो उससे कम ही होते थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर के होते, तो मैं वो छोड़ देती थी। ये था। और बायो में मैंने करी थी BTS टेस्ट सीरीज़ है, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़, 2 बार मैंने लिख दिया है। ये थी न्यू लाइट की, ये मैंने फॉलो की थी क्योंकि ये मेरी मेंटोरशिप प्रोग्राम में मेंटोर्स ने बोला था, और ये इनफैक्ट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन सब थे इसमें। इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट था कि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते थे, बट मुझे लगता था कि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी थे, तो उनका बनता भी है रिपीट होना। तो ये था इसका। इसके बाद अब बात करते हैं कि मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी आपके नीट 2026 के लिए। तो नीट 2026 के लिए मैं फ़िज़िक्स के लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रशांत सर का कोर्स लीजिए। प्रशांत सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनका क्रैश कोर्स भी लिया था क्योंकि नीट से थोड़े टाइम पहले, और मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी इंटेंसिव क्लासेस काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो और टेस्ट सीरीज़ का भी था। बट उनका अगर रेगुलर बैच कोई लेगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, अगर फिज़िक्स आपका वीक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी भी कवर करवा देते हैं, एग्जाम्पलर भी कवर करवा देते हैं, सारे डाउट्स हो जाते हैं, हर तरह का वो पूरा कवर करवा देते हैं, कंसेप्ट वगैरह सब। प्रशांत सर का कोर्स बस मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी। बट अगर आप ऑलरेडी कोई कोचिंग में हो तो कोचिंग वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप मॉड्यूल्स कीजिए, टेस्ट सीरीज़ फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर इनको भी कीजिए। ये आप फिज़िक्स के लिए कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप न्यू लाइट की PCT टेस्ट सीरीज़ फॉलो कीजिए। इसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स का यूनिट वाइज और मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट हैं पूरे में, BTS टेस्ट सीरीज़ की तरह। BTS टेस्ट सीरीज़ जो बायो की है उसमें बेसिकली होता है एक एक दो दो चैप्टर्स का टेस्ट होगा, पहले सिंगल, फिर पूरी जैसे सेल की पूरी यूनिट होगी, फिर पूरी यूनिट का टेस्ट होगा, तो ऐसे उसमें टेस्ट है। फिर 11th हो गई, 11th का पूरे 11th की बायो का टेस्ट, ऐसे। सिमिलरली PCT
NCERT टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे ही होता है, पहले फिज़िक्स का एक चैप्टर ले लेंगे, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लेंगे, या फिर 2 ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके वो चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। और फिर यूनिट वाइज कि पहले पूरी मैकेनिक्स का टेस्ट हो गया, या फिर केमिस्ट्री में तो ऑफकोर्स ऐसे कोई यूनिट है नहीं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेंगे, पूरी ऑर्गेनिक का टेस्ट हो गया, पूरी इनऑर्गेनिक का हो गया, तो ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। उसके बाद प्रैक्टिकल का मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से किया था। प्रैक्टिकल का मैंने जो किया था वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी उसको। उसके बाद फिज़िकल केम के लिए आई विल सजेस्ट कि आप जिस भी कोचिंग में हो उसके मॉड्यूल्स पूरे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री के मैंने जैसे मॉड्यूल्स देखे थे, एलन का, आकाश का, PW का, वेदांतु का, अनअकैडमी के भी मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक देखा था, तो वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, किसी में कुछ ऐसे नहीं कि कोई कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। मॉड्यूल्स, क्लास नोट्स, इसमें भी क्लास नोट्स तो आएंगे। टेस्ट सीरीज़, जो भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ है, उसके अलावा एक PCT और फिर एग्जाम्पलर प्लस NCERT, ठीक है। और मैंने पर्सनली आकाश के मॉड्यूल्स करे थे क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे थे अपने लिए, तो मैंने आकाश के किए थे इसमें। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए आई विल सजेस्ट NCERT पूरी, NCERT की थियोरी, एग्जाम्पल्स, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज और जो बैक की एक्सरसाइज है, सब कुछ एक्सरसाइज आप जब करोगे ऑर्गेनिक की, आपको लगेगा कि जैसे हेलो एल्केन्स में कुछ अमीन्स के क्वेश्चन हैं, उनको आप मार्क कर लीजिए, वो जब अमीन्स हो जाए तब आपको करना, उससे फिर आपको रिकॉल भी होगा कितना आपको याद है कितना नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पलर, NCERT हो गया, PCT और टेस्ट सीरीज़। और उसके बाद क्लास में टीचर्स ना, कई बार मैंने जैसे यूजुअली देखा, अब तो टीचर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक NCERT से ही पढ़ाते हैं, ज़्यादातर NCERT सेंट्रिक ही रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जैसे उन्होंने रेमर-टेमन रिएक्शन का मैकेनिज़्म बता दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के मैकेनिज़्म बता दिए, या फिर कुछ अलग से इनऑर्गेनिक में अलग से कुछ एक्स्ट्रा बता दिया PYQ बेस्ड, तो वो आप नोट कर लीजिए NCERT में। तो मैंने भी वही किया था, क्लास लेक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा ऐसे नहीं है कि मॉड्यूल की आप इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ो ऑर्गेनिक की या इनऑर्गेनिक की, वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है बायोलॉजी में हम आई विल सजेस्ट NCERT, एग्जाम्पलर तो अब तो सबकी करनी कंपलसरी है। फिर आती है BTS टेस्ट सीरीज़, फिर आती है कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, फिर आते हैं हमारे बायो में आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बायो को ज़्यादा, हाँ इसमें आप ये कर सकते हैं, क्लास लेक्चर्स में से भी सिलेक्टिव चीज़ें, जैसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट कंसिडरिंग इस साल आया था एक। और NCERT जो मैंने लिखा है, NCERT का पूरा सब कुछ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको, और इंट्रोडक्शन भी उसी शिद्दत से पढ़ना है जितनी शिद्दत से आप चैप्टर पढ़ रहे हो। साइंटिस्ट का पढ़ना होता है, साइंटिस्ट ने क्या अचीव किया था अपनी लाइफ में, किन एरियाज़ में उन्होंने काम किया था, ये कर सकते हैं। और डायग्राम्स के नीचे जो लाइंस लिखी होती है वहाँ से पढ़िए, जैसे आप माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में जाएंगे, वहाँ पर आप एडिनो वायरस का देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में नहीं दी हुई है, बट वो यहाँ मैंशनड है, तो ऐसी चीज़ें आप करेंगे। और बायो में आई डोंट थिंक और कुछ करने की नीड है, क्योंकि इतना सफिशेंट है बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा अब आते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं, आप एलन का भी फॉलो कर सकते हैं, आकाश का भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों के देखे थे और दोनों के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, काफ़ी ज़्यादा। बट मुझे मैंने शुरू में जैसे फ़िज़िक्स का मैंने आकाश से किया था, क्योंकि मुझे आकाश का ज़्यादा अच्छे से समझ आया था, मुझे ज़्यादा सही लगा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, फ़िज़िक्स के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आकाश की थियोरी, एलन से क्वेश्चंस, ये कर सकते हैं। आकाश से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ये आकाश में सारे एक साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वो रिवीजन के लिए कर सकते हैं। आकाश क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। एलन में ऐसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आकाश में सब एक साथ दिया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं, तीनों को फॉलो कर सकते हैं, इतना ऐसे मुश्किल नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स ईजी ही हैं। आप इसके लिए एक यूट्यूब वीडियोज़ कर सकते हैं, नीट फिज़िक्स
कोटा, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको दिख जाएगा आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स मुझे समझ नहीं आए थे, मैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो मैं क्लास से पहले से पढ़ रही थी ताकि मेरे को थोड़ी लीड मिल जाए, तो मैंने नीट फिज़िक्स कोटा से वो पढ़े थे जो जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद आता है, एक सेकेंड, इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के, फिज़िकल केमिस्ट्री के ही मतलब मैं जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ही कंसिडर करती हूँ, ऑल्दो उसमें ऑर्गेनिक के भी प्रैक्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक के भी हैं, तो कोई नहीं, चलो हम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लिख देते हैं सीधा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि आप एलन और आकाश दोनों को ही फॉलो कीजिए, एलन प्लस आकाश, क्योंकि आकाश के मॉड्यूल्स में काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी थ्योरी से, और एलन के मॉड्यूल में थी, लेकिन एलन के मॉड्यूल्स में भी सब कुछ नहीं था, एलन के मॉड्यूल्स में काफ़ी कम दिया हुआ था कई चीज़ों में। उसके बाद ऐसे हो सकता है कि जो सेम चीज़ें हैं आकाश और एलन में, आपको जहाँ से इजी लगे वहाँ से करिए। जैसे एक उसमें क्रोमेट टेस्ट था, क्रोमेट आयन का कुछ ऐसे टेस्ट था, तो वो मैंने आकाश से पढ़ा, मुझे इतना वो याद नहीं हो रहा था, तो मैंने वो एलन से किया था। सेम मतलब क्वेश्चंस आपके उसी में से आएंगे, आपको समझ आ जाएगा जब आप एक्सरसाइज देखेंगे। और वही एक्सरसाइज का वही है कि रिविज़न के लिए आकाश की एक्सरसाइज कर लीजिए, और पढ़ते टाइम वाइल स्टडिंग एलन का कर लीजिए। फिर हमारा आता है बायोलॉजी का एडिशनल सिलेबस, जिसमें सबसे मुश्किल थे फैमिलीज़। बायोलॉजी के फैमिलीज़ जो थे, मॉर्फोलॉजी में आया नहीं है क्वेश्चन, इतना रटा था मैंने, कुछ भी नहीं आया उसमें से, तो उसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉर्फो फैमिलीज़। डेंगी आया था, चिकनगुनिया था, ये आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, मतलब इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए इसका वेक्टर मतलब वेक्टर कौन है इनके, और इसके अलावा सिम्टम्स क्या हैं, तो बस ये बेसिक चीज़ें देखनी है इनके बारे में, और कुछ नहीं देखना, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन सिम्टम्स से पूछेंगे। टेस्ट कौन सा होता है वो देख लीजिए, टेस्ट, सिम्टम्स और वेक्टर कौन होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टेस्ट, सिम्टम्स और वेक्टर्स। ठीक है, मस्कीटो जो है और वायरस वगैरह के नाम, पैथोजन का नाम, जो वेक्टर है वो कौन सा पैथोजन कैरी कर रहा है। इसके बाद जो मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज़ है, इसके लिए भी अगेन आप यूट्यूब ले लीजिए, या फिर आकाश के मॉड्यूल से करी थी मैंने फैमिलीज़, क्योंकि उससे ऑलमोस्ट मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाते थे जो भी मेरे को मिलते थे। ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से पढ़ा तो काफ़ी क्वेश्चंस मिसिंग भी जो थे, मतलब होते नहीं थे, और कई चीज़ें ऐसी थी जो बेकार की थी, उनसे क्वेश्चन ही नहीं बना था, तो आकाश मॉड्यूल्स किए थे मैंने इसमें पर्सनली। और एग्जाम्पल्स आपको सारे याद नहीं करने, उनमें आप इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करिए बस। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं मेरी डेफिनेशन में, एक तो जो फेमिलियर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, ये सब जो मैंने सुने हुए डेली लाइफ में मैं सुनती हूँ जो क्रॉप्स के नाम, उसके अलावा जो ईजी टू प्रोनाउंस नेम है, मैं पर्सनली ये करती थी इनमें एग्जाम्पल्स। और यही सब रिसोर्सेज हैं। बाकी तो मेन यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप चाहे 8 घंटा पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, चाहे 12 घंटे पढ़ो, बट अगर आप वो मेंटेन करके नहीं चल रहे हो पूरे साल तो फ़ायदा नहीं है। ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा लास्ट ईयर अगस्त के टाइम तक हुआ था। मैं अगस्त में काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही थी, मैं मतलब 17 घंटे तक पहुंच गई थी। ऑल्दो शुरू का ही सिलेबस था, वो इजी चैप्टर थे तो इससे ज़्यादा पढ़ रही थी मैं, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी बॉडी की क्या नीड है। मेंटली मैं सही थी, बट मतलब मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से मैं सही थी, लेकिन एकदम से फिर मैं बर्न आउट हो गई, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ऐसे होता है, हमें रियलाइज़ नहीं होगा। तो वो था कि मैं फिर पूरे सितंबर पढ़ी नहीं थी लास्ट ईयर। तो अपना ब्रेक्स ले लेकर करिए। आप चाहे मूवी देख लो अगर आपके टारगेट्स हो गए हैं, गिल्ट फील करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एटलीस्ट अपने टारगेट्स करे हैं। मैं काफ़ी मूवीज़ देखती थी, खासकर फेब्रुअरी के बाद से। मैंने जैसे ही फेब्रुअरी स्टार्ट हुआ था तब से तो मैंने काफ़ी मूवीज़ देखे हैं। हफ्ते में
पहले एक दिन देखती थी मैं फरवरी में, फिर मार्च में 2 देखने लग गई कि किसी हफ्ते 2 देख ली, किसी हफ्ते 1 देख ली। और अप्रैल में हाँ थोड़ा कम हो गया था, अप्रैल में मैंने बस 3-4 मूवीज़ देखे थे पूरे महीने में। तो ये है कि अपने ब्रेक्स ले लेकर कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं होगा कुछ भी मैनेज नहीं होने वाला है फिर। तो इसमें मेरी मेंटोरशिप जो मैंने ली थी उसने भी काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि मुझे अपने मेंटोर्स को डेली अपने टारगेट्स भेजने होते थे, आज मैंने क्या किया, मुझे फ़ोन यूसेज भेजना होता था, किस ऐप को कितना टाइम दिया है सब। और मेरे पेरेंट्स को भी सारी रिपोर्ट्स जाती थी कि इशिता ने ऐसे करा है, टेस्ट में ऐसे था, इसका सिलेबस यहाँ तक हुआ है, सब ऐसे रहता था। तो वो काफ़ी अच्छी मेंटोरशिप प्रोग्राम है। मैं इनफैक्ट वो सबको ही रिकमेंड करती हूँ जिनसे भी मैं मिलती हूँ अभी, मेरी फैमिली में भी सबको रिकमेंड करती हूँ, बच्चे जो होंगे आगे अभी इस फील्ड में। इसके बाद आते हैं क्लासेस का, मैंने आपको बता दिया, मैं आकाश डिजिटल में थी। आकाश डिजिटल और आकाश डिजिटल और आकाश ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। आकाश की ऑफलाइन होती है, ये ऑनलाइन होती है, और इनका बिल्कुल आपस में लेना देना नहीं है। मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो सब सेम है दोनों में। बट ये नहीं होगा कि अगर आप आकाश डिजिटल में बात करो कि हम 1-2 टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हैं क्या, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। वो आकाश में आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट की है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑफलाइन टेस्ट लीजिए। ऐसे करते हैं कि मैं अब एक बताती हूँ जो जो मिस्टेक्स मैंने करी और आपको क्या करना चाहिए बेटर, ठीक है। सबसे पहले तो ऑफ़लाइन टेस्ट लीजिए, ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़, और उसके लिए आई सजेस्ट AIATS बेस्ट है, क्योंकि रैंक पता चल जाएगी, सब पता चल जाएगा। अगर और AIATS इतनी महंगी नहीं है फाइनल टेस्ट सीरीज़ के कंपैरिजन में। फाइनल टेस्ट सीरीज़ अगर आप ले सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि वो नीट के टाइम पर ही होती है और वो 2 से 5 ही होती है, तो वो बेस्ट रहेगा। AIATS का होता है, AIATS भी जो लास्ट के AIATS होते हैं, 4 AIATS होते हैं लास्ट के, उनमें से शायद चारों या पता नहीं 1-2 क्या होता है, वो 2 to 5 पूरे नीट पैटर्न पे ही होते हैं। तो आप चाहे AIATS लो चाहे फाइनल टेस्ट सीरीज़ लो। AIATS लेने का फ़ायदा ये है कि आपको पूरे साल आप हर महीने एटलीस्ट 1 टेस्ट आप दोगे जो आपने ऑफलाइन दिया है। फाइनल टेस्ट सीरीज़ में कि आप नीट से पहले दोगे और काफ़ी बार जाना पड़ता है ऑफलाइन। अगर आपके शहर में ही है सेंटर तो बेस्ट है, 5-10 मिनट दूर है। बट अगर जैसे मेरे घर से जो क्लोजेस्ट सेंटर है वो 1 घंटे दूर है, तो हर दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं फ़ाइनल टेस्ट सीरीज़ के लिए हर दिन जाऊँ। तो उस केस के लिए फ़ाइनल टेस्ट सीरीज़ बेकार है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप आकाश में एनरोल हो वैसे ही मिल जाएगी आपको। तो ये है। उसके अलावा जो मुझे बेस्ट जो टेस्ट लगे थे अपनी प्रेपरेशन में वो थे PCT, BTS, AIATS, NBTS, इंटेंसिव के टेस्ट। जो इंटेंसिव बैच के होता है वो आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल सेम होता है 12th वाले बच्चों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए। बस शेड्यूल अलग अलग होता है कि 12th वालों के लिए थोड़ा जल्दी शुरू हो जाते हैं, हमारे लिए थोड़ा लेट शुरू होते हैं ड्रॉपर्स के लिए। बट टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है। कोड भी अलग अलग कोड्स होंगे, वो भी अलग सेम ही रहता है, बस वो क्वेश्चन का ऊपर नीचे वो हो जाता है कि कोई क्वेश्चन 1 और किसी पे 5th क्वेश्चन है, वो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज जो मुझे अच्छी लगी थी तो LN के जो लास्ट के टाइम पर होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, LN के फुल सिलेबस टेस्ट, ये अच्छे थे टेस्ट। ये मैंने 2-3 ही दिए थे, बट ये मैंने एनालाइज नहीं किए थे, तो फिर मैं इनको यही कंसिडर करती हूँ कि मैंने नहीं दिए। बट ये एक्चुअली अच्छे थे टेस्ट, मैंने एक ही एनालाइज किया था इसमें। और फिर और आप क्या बेटर कर सकते हो, जो मैंने आपको सोर्सेज दिया अगर आप वो करो तो वो बेस्ट है, क्योंकि मैं NCERT पर्सनली नहीं कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ NCERT, PCB, एग्जाम्पलर और NCERT तो मतलब करना ही करना है, किसी भी चैप्टर के आगे ही नहीं बढ़ना इनको करे बिना। आकाश से आपको NCERT माइंड मैप्स मिलते हैं मैं वो कर नहीं पाई थी, मुझे करना था, मुझे बहुत फोमो भी हो रहा था क्योंकि सब बच्चे कर रहे थे, बट मुझे स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, मैं अपने बस सोर्सेज को लिमिट करे जा रही थी। मुझे बस था कि जो है अब यही है, बस हो जाएगा जो होगा। तो NCERT माइंड मैप्स को प्लीज़ आप लास्ट के
3 महीनों में देख लीजिए, ताकि फिर लास्ट के टाइम पे बिल्कुल प्रेशर ना हो आपको, कि 1 महीना भी होता है ना लास्ट का, तो कई बार प्रेशर होता है कि टेस्ट सीरीज़ भी है इतनी ज़्यादा, रिविजन भी करनी है, एनसीईआरटी माइंड मैप्स कैसे करेंगे। तो लास्ट के 3 महीनों में कर रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि आप पूरे साल करोगे तो उसका इतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी पढ़ रहे हो। लास्ट के 3 महीनों में ट्राई कीजिए कि आप एनसीईआरटी माइंड मैप्स करें। ये होते हैं आकाश के, टेलीग्राम पे अगेन आपको ही मिल जाएंगे सारे। उसके बाद आकाश का कैटलिस्ट मिलता है, आकाश का एक नो योर एनसीईआरटी मिलते हैं। तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आए थे कैटलिस्ट का। हमें टीचर्स बोलते थे कि आप कैटलिस्ट करो, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुश्किल क्वेश्चंस हैं। बट नीट का अगर पेपर देखें, जो भी था, बच्चों के 686 आए हैं, बच्चों के मेरे जितने 628 आए हैं, कम आए हैं, जो आए हैं। नीट मुश्किल था नो डाउट, बट वो मुश्किल इस सेंस में था कि वो बहुत लेंदी था। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वो पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी मुझे कोई देता वो पेपर, लेट्स से नीट के बाद ही कोई मुझे पेपर देता, मुझे पहले से पता होता कि हाँ इतना मुश्किल पेपर आएगा, ऐसे होगा, तो मुझे पता है कि मैं अच्छा स्कोर कर लेती, इससे बेटर स्कोर कर लेती। क्योंकि पेपर में मेन आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए और स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए अच्छी पेपर के लिए। तो सोर्सेज का ये नहीं है कि आप एच.सी. वर्मा लगाने लग जाओ, डी.सी. पांडे लगाने लग जाओ, अलग अलग इंजीनियरिंग की बुक्स की तरफ जाओ। आप नीट के बुक्स करो, टीचर्स को फॉलो करो, टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो मेजरली। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्योंकि अब सारे कोचिंग्स को पता चल गया क्या पैटर्न है, अपने आप वो बदल लेते हैं। सबको रिजल्ट चाहिए, सब अपना पैटर्न बदल लेंगे, टेस्ट का अपना पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे। तो इंजीनियरिंग की तरफ जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा जब वो मॉड्यूल सॉल्व नहीं होंगे, एच.सी. वर्मा सॉल्व नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है सॉल्व, बेकार के अपने दिमाग को आप क्लाउड करोगे उस टाइम। तो अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। मॉड्यूल हो गया एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो, फिर दोबारा से सॉल्व करो। मतलब मेरा था, मैं मॉड्यूल में छोटे से छोटे क्वेश्चन को मैं मतलब ऐसे हाईलाइट करती थी। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे हो गया 1 सेकंड में हो गया, 2 सेकंड, मतलब 1 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया, जल्दी हो गया, और लेकिन वो बहुत, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छा है, तो उसको हाईलाइट कर लिया। कोई क्वेश्चन मुश्किल है उसको कर ही लिया हाईलाइट, कोई डाउट था उसको हाईलाइट कर लिया, कोई मैंने फर्स्ट टाइम में गलत करा उसको हाईलाइट कर लिया। ऐसे मैं हर तरह के क्वेश्चंस को हाईलाइट करती थी। तो उसमें होता ये था कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस मेरे हाईलाइटेड होते थे। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ कर रही हूँ मॉड्यूल, तो वही 85 क्वेश्चंस को कर रही हूँ, तो एक तरह से पूरा मॉड्यूल ही मेरा रिवाइज़ हो रहा है। तो ये कर सकते हैं। और क्वेश्चंस जब भी करें मॉड्यूल की एक्सरसाइज के, तो पहले सॉल्व करके आंसर्स ऐसे लिख लीजिए, जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे करके 50 तक अगर क्वेश्चन है 50 तक लिख लिया, और फिर बाद में चेक करिए। ऐसे नहीं कि एक हुआ फिर एक चेक करा, दूसरा हुआ फिर दूसरा चेक करा, उससे पेपर में कुछ हेल्प नहीं होने वाली है। पेपर में भी आप यही देखोगे कि कोई मुझे आंसर बताकर चले जाओ, इसका आंसर मैंने सही करा या नहीं करा है। पूरे ऐसे पूरे अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके करो, टाइमर लगा के करो, अपना टाइम देखो क्या टाइम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। और इसके अलावा रिवीजन का देखते हैं। रिवीजन के टाइम पे भी मैंने यही किया था, मैंने बस मॉड्यूल्स रिवाइज करे थे, क्योंकि मॉड्यूल से मेरा सब कुछ ही था, तो मैं और कुछ करती नहीं थी। क्लास में ले रही थी इंटेंसिव की, तो उसमें टीचर्स पेपर सॉल्व करवा रहे थे, कुछ करवा रहे थे, तो वो मैं पढ़ लेती थी। अगर पेपर में मेरा कोई, मतलब आज जैसे मैंने इंटेंसिव का टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट, अब पेपर होने के बाद आंसर की जब ही नहीं आती थी, तो उसके बाद मैं देखती थी क्या क्या क्वेश्चन में मुझे डाउट था, वो क्वेश्चंस को एक बार देख लिया, वो टॉपिक को देख लिया, और फिर उसके बाद जब आंसर की आती थी तो फिर आंसर की के बाद पेपर को दोबारा सॉल्व कर लिया। ये मैं करती थी। एनालिसिस के टाइम मेरा होता था कि पेपर को दोबारा सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, और वीक टॉपिक्स को पढ़ना है। तो बस ये सिंपल थी एनालिसिस की स्ट्रैटेजी। मैंने टीचर्स से पूछ कर करा था, 3-4 टीचर्स से पूछ कर, तो उन्होंने ऐसे ही बोला था। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है मेरी नीट के प्रेपरेशन के बारे में, या फिर अगले साल कैसे तैयारी करनी है, जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगी सारा। बाकी तो बस यही है, आप बस कंसिस्टेंट रहिए। मेजरली जो नीट की प्रेपरेशन है वो डिपेंड करती है आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने रेगुलर हो, कितना डिसिप्लिन है आप में। आप अगर 5 घंटे भी डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, फोकस के साथ पढ़ रहे हो, तो वो भी आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा। आपको लग रहा है मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है। आपका जब एग्ज़ाम क्लियर होगा आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी। ऑल राइट, तो मैं अभी एंड करती हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डाउट्स मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में।